नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे देश के कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के सीधी में हुआ बड़ा हादसा। यात्रियों से भरी बस नहर में गिरी। अब तक 7 शव बरामद। प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री पर निशाना। बोली पीएम ने 16,000 करोड़ के 2 जहाज खरीदे, लेकिन किसानों को अभी 15,000 करोड़ नहीं दिए जा सके। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार 8वें दिन इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल 89 के पार, राजस्थान में शतक के करीब। कन्हैया कुमार समेत 9 लोगों को समन 15 मार्च को होना होगा पेश। देश में कल तक हुई 81 लोगों की मौत। अब तक 87.5 लाख लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। मध्य प्रदेश के सीधी में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ यात्रियों से भरी बस नहर में गिर गई है। ये हादसा रीवा सीधी बॉर्डर के पास हुआ है। बाणसागर परियोजना की है ये नहर, जिसमें बस गिरी है। नहर में 7 लोगों के शव निकाले गए हैं, जिनकी पहचान अभी तक नहीं हुई है। फिलहाल मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई है। क्रेन सारे संसाधन पहुंचे हैं, बस निकालने के प्रयास हो रहे हैं। एम्बुलेंस, डॉक्टर, बाकी सारी व्यवस्थाएं वहां की हुई है और हमारी भरसक कोशिश ये है कि हम अपने भाई बहनों को बचा पाएं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मेरा भी पूरा दिमाग, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा उन्हीं यात्रियों में लगी हुई है। इसलिए आज कार्यक्रम करना उचित नहीं होगा। मैं भी तुरंत यहां से राहत और बचाव कार्य करने वाली टीम के संपर्क में 8 बजे से ही हूं। लगातार उन्हीं के संपर्क में रहना चाहता हूं। 7 साथी बचाए जा चुके हैं जो निकल गए थे पहले। कोशिश ये है कि अपने भाई बहनों को सुरक्षित बचा पाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक किसान महासभा में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने मंच से केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कृषि कानूनों की मुखालफत करते हुए कहा कि पीएम कहते हैं कि कानून किसानों की भलाई के लिए है, लेकिन अगर किसान को नहीं चाहिए तो वापस क्यों नहीं लेते? क्यों जबरन भलाई करना चाहते हैं? फिर कहते हैं कि समझ नहीं पाए। प्रधानमंत्री जो अमेरिका जा सकते हैं, ट्रंप साहब के चुनाव में उनके लिए बोल सकते हैं, सभा कर सकते हैं, जो चीन जा सकते हैं, जो पाकिस्तान जा सकते हैं। कोई ऐसा देश नहीं है जो उन्होंने छोड़ा। सबने देखा, सबने टीवी पे देखा, कभी कहीं उनका स्वागत हो रहा है, कभी कहीं। और बताइए, अपने घर से 2-3 किलोमीटर दूर 3 लाख किसानों से जो वहां पे धरना मार रहे हैं, जो सिर्फ आपसे ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमसे आकर बात करिए, हमारी बात सुनिए। आप 2-3 किलोमीटर अपने घर से दूर उनके पास नहीं जा पाए। आप दुनिया घूम सके, बड़े बड़े हवाई जहाज खरीद लिए अपने लिए आपने, लेकिन आप उन किसानों की सुनवाई करने के लिए नहीं जा पाए। उल्टा क्या किया आपने? संसद में खड़े होकर मजाक उड़ाया। उन्हीं किसानों को आपने एक नया नाम दिया, आंदोलनजीवी, परिजीवी। परिजीवी होता क्या है आप सब जानते हैं, सब किसान। आपका अपमान किया भरे संसद में, हंसते हुए आपका अपमान किया। तो 215 किसान शहीद हुए हैं, उनमें से 25 साल का लड़का। मैं कुछ ही दिनों पहले रामपुर गई, उसके अंतिम अरदास में इतना दुख हुआ, मैं क्या बताऊं उस परिवार से मिलकर। एक 25 साल का बच्चा, उस परिवार को लगता है कि उसे गोली मार दी गई, वह शहीद हुआ। उसकी मां मेरे पास बैठी थी, पूरे समय कुछ बोली नहीं, आंखों में आंसू थे। और आप संसद में खड़े होकर मजाक उड़ा रहे हैं, आप परिजीवी कह रहे हैं, आपके मंत्री देशद्रोही कह रहे हैं। इसका मतलब है आप पहचान नहीं पाए, मोदी जी पहचान नहीं पाए कि देशभक्त और देशद्रोह में फर्क क्या है। कि सिर्फ एक देशभक्त शांतिपूर्वक आंदोलन में 80 दिनों से हर समस्या को झेलते हुए सड़क पर बैठकर शांति से आपसे मांग सकता है कि अपना अधिकार मिले उसे।
सिर्फ एक देशभक्त कर सकता है। आप पहचान नहीं पाए, आपने मजाक उड़ाया। कल परसों हरियाणा के कृषि मंत्री का एक वीडियो निकला, हंस हंस के बोल रहे हैं, तो क्या हुआ? 215 लोग मर गए, तो क्या हुआ? वो तो घर में बैठे बैठे भी मर जाते। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज लगातार 8वें दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 30 पैसे और डीजल की कीमत 35 पैसे बढ़ गई है, जिसके बाद अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 89.29 रुपए और 1 लीटर डीजल की कीमत 79.70 रुपए पहुंच गई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल का भाव 95 रुपए प्रति लीटर के ऊपर चला गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली की एक कोर्ट ने राजद्रोह के मामले को लेकर 15 मार्च को समन किया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस को पिछले साल ही चार्जशीट दायर करने की इजाजत मिली थी। कन्हैया कुमार के अलावा कोर्ट में 9 अन्य आरोपी को भी समन भेजा गया है। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि 9 फरवरी 2016 को सांसद हमले के आरोपी अफजल गुरु की बरसी पर कन्हैया कुमार के नेतृत्व में जेएनयू कैंपस में देशद्रोह नारे लगाए जा रहे थे। देश में बीते 2 हफ्तों में संक्रमण के रोजाना मामले 15,000 से कम दर्ज हो रहे हैं। इसके अलावा करीब 1.5 महीनों में मौतों का आंकड़ा भी घटकर 200 से नीचे आ गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस महामारी के 9,121 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कल 81 लोगों की मौत हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 87 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में आज बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। आज ही के दिन बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। लोग पीले रंग का वस्त्र पहनकर मां सरस्वती की पूजा करते हैं। कुछ लोग बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहते हैं। इस दिन लोग खासकर छात्र छात्राएं विद्या की देवी सरस्वती की आराधना करते हैं। बच्चों की शिक्षा प्रारंभ करने या किसी नई कला की शुरुआत के लिए इस दिन को काफी शुभ माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बसंत पंचमी के दिन श्रावस्ती के महान योद्धा राजा सुहेलदेव की 4.20 मीटर ऊंची प्रतिमा का निर्माण वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने बहराइच के चितौड़ा झील के विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया। देश के संविधान देने में अहम भूमिका देने वाले वंचित, पीड़ित, शोषित की आवाज बाबा साहब आंबेडकर को भी सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखा गया। आज भारत से लेकर इंग्लैंड तक डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथियों, भारत के ऐसे अनेकों सेनानी हैं जिनके योगदान को अनेक वजहों से मान नहीं दिया गया, पहचान नहीं दी गई। चौरी चौरा के वीरों के साथ जो हुआ वो क्या हम भूल सकते हैं? महाराजा सुहेलदेव और भारतीयता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के साथ भी यही व्यवहार किया गया। इतिहास की किताबों में भले ही महाराजा सुहेलदेव के शौर्य, पराक्रम, उनकी वीरता को वो स्थान नहीं मिला, लेकिन अवध और तराई से लेकर पूर्वांचल की लोक कथाओं में लोगों के हृदय में वो हमेशा हमेशा बने रहे। सिर्फ वीरता ही नहीं, एक संवेदनशील और विकासवादी शासक के रूप में उनकी छाप अमिट है। अपने शासनकाल में जिस प्रकार उन्होंने बेहतर रास्तों के लिए, पोखरों तालाबों के लिए, बाग बगीचों और शिक्षा के क्षेत्र में काम जो किया वो अभूतपूर्व था। उनकी यही सोच इस स्मारक स्थली में भी दिखने वाली है। साथियों, पर्यटक महाराजा सुहेलदेव जी के जीवन से प्रेरित हो सके, इसके लिए
उनकी 40 फीट की कांस्य प्रतिमा स्थापित होगी। यहां पर बनने वाले संग्रहालय में महाराजा सुहेलदेव से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियां होगी। इसके भीतर की और आसपास की सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। बच्चों के लिए पार्क बनेगा, सभागार होगा, पर्यटकों के लिए आवास गृह, पार्किंग, कैफेटेरिया जैसी अनेक सुविधाओं का निर्माण होगा। इसके साथ साथ जो स्थानीय शिल्पकार है, कलाकार है, वो अपना सामान यहां आसानी से बेच पाए, इसके लिए दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह चित्तौरा झील पर घाट और सीढ़ियों के निर्माण और सुंदरीकरण से इस ऐतिहासिक झील का महत्व और बढ़ जाएगा। ये सारे प्रयास बहराइच की सुंदरता ही नहीं, सिर्फ सुंदरता बढ़ाएंगे ऐसा नहीं, बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि करेंगे। मरी मैया की कृपा से ये कार्य जल्द पूरे होंगे। भाइयों और बहनों, बीते कुछ सालों में देश भर में इतिहास, आस्था, अध्यात्म, संस्कृति से जुड़े जितने भी स्मारकों का निर्माण किया जा रहा है, उनका बहुत बड़ा लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देने का भी है। उत्तर प्रदेश तो पर्यटन और तीर्थाटन दोनों के मामले में समृद्ध भी है और इसकी क्षमताएं भी अपार है। चाहे वह भगवान राम का जन्म स्थान हो या कृष्ण का वृंदावन हो, भगवान बुद्ध का सारनाथ हो या फिर काशी विश्वनाथ, संत कबीर का मगहर धाम या वाराणसी में संत रविदास की जन्मस्थली का आधुनिकीकरण, पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। इनके विकास के लिए भगवान राम, श्री कृष्ण और बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों जैसे अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, कुशीनगर, श्रावस्ती आदि तीर्थ स्थलों पर रामायण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, बौद्ध सर्किट, ऐसे अनगिनत सर्किट, इसका विकास किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, बीते कुछ वर्षों में जो प्रयास हुए हैं, उनका प्रभाव भी नजर आने लगा है। जिस राज्य में अन्य राज्यों से सबसे अधिक पर्यटक आते हैं, वो प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में भी यूपी देश के टॉप 3 राज्यों में आ चुका है। उत्तर प्रदेश में पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाओं के साथ साथ आधुनिक कनेक्टिविटी के साधन भी बढ़ाए जा रहे हैं। भविष्य में अयोध्या का एयरपोर्ट और कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश विदेशी टूरिस्टों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। उत्तर प्रदेश में छोटे बड़े दर्जन भर एयरपोर्ट्स पर काम चल रहा है, जिसमें से कई पूर्वांचल में ही है। उड़ान योजना के तहत यूपी के अनेक शहरों उनका काम कीमत वाली हवाई सेवा से जोड़ने का अभियान चल रहा है, कम कीमत से। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, ऐसी आधुनिक और चौड़ी सड़कें पूरे यूपी में बनाई जा रही हैं
और ये तो एक तरह से आधुनिक यूपी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत है। एयर और रोड कनेक्टिविटी के अलावा यूपी को रेल कनेक्टिविटी भी वो भी आज आधुनिक हो रही है। यूपी 2 बड़े डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन है। हाल ही में ही ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के एक बड़े हिस्से का लोकार्पण यूपी में ही किया गया है। यूपी में जिस प्रकार आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है, उससे उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए देश और दुनिया के निवेशक प्रोत्साहित है। इससे यहां नए उद्योगों के लिए तो बेहतर अवसर बन ही रहे हैं, यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। साथियों, कोरोना काल में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में काम हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल्पना करिए, अगर यूपी में हालत बिगड़ते तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की बातें की जाती। लेकिन योगी जी की सरकार ने, योगी जी की पूरी टीम ने बेहतरीन तरीके से स्थिति को संभाल करके दिखा दिया। यूपी न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचाने में सफल रहा, बल्कि बाहर से लौटे श्रमिकों को रोजगार देने में भी यूपी ने प्रशंसनीय काम किया है। भाइयों और बहनों, कोरोना के खिलाफ यूपी की लड़ाई में पिछले 3-4 वर्षों में किए गए कार्यों का बहुत योगदान रहा है। पूर्वांचल को दशकों तक परेशान करने वाली दिमागी बुखार का प्रभाव यूपी ने बहुत कम करके दिखाया है। यूपी में 2014 तक 14 मेडिकल कॉलेज थे, जो आज बढ़कर 24 हो चुके हैं। साथ ही गोरखपुर और बरेली में एम्स का भी काम चल रहा है। इनके अलावा 22 नए मेडिकल कॉलेज और बनाए जा रहे हैं। वाराणसी में आधुनिक कैंसर अस्पतालों की सुविधा भी अब पूर्वांचल को मिल रही है। यूपी जल जीवन मिशन यानी हर घर जल पहुंचाने के लिए भी प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। जब शुद्ध पीने का पानी घर घर पहुंचेगा तो इससे अनेक बीमारियां वैसे ही कम हो जाएगी। भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश में बेहतर होती बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य की सुविधाओं का सीधा लाभ गांव, गरीब और किसान को हो रहा है। विशेष तौर पर छोटे किसान, जिसके पास बहुत कम जमीन होती है, वो इन योजनाओं के बहुत बड़े लाभार्थी हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे लगभग 2.5 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से सीधे पैसे जमा किए जा चुके हैं। ये वो किसान परिवार हैं जो कभी बिजली का बिल या खाद की बोरी खरीदने के लिए भी दूसरों से कर्ज लेने के लिए मजबूर थे। लेकिन ऐसे छोटे किसानों को हमारी सरकार ने 27,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर कर दिए हैं, उनके खाते में जमा कर दिए हैं। यहां किसानों को बिजली न होने की वजह से जो दिक्कतें आती थे, रात रात भर बोरिंग के पानी के लिए जागना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था कि मेरा नंबर कब आएगा। ऐसी तमाम दिक्कतें भी बिजली आपूर्ति सुधरने से
अब दूर हो रही है। साथियों, देश की जनसंख्या बढ़ने के साथ खेती की जमीन छोटी से छोटी होती जा रही है। इसलिए देश में किसान उत्पादक संघों का निर्माण बहुत आवश्यक है। आज सरकार छोटे किसानों के हजारों किसान उत्पादक संघ यानी एफपीओ बना रही है। 1-2 बीघा के 500 किसान परिवार जब संगठित होकर बाजार में उतरेंगे तो वो 500,000 बीघा के किसान से भी ज्यादा ताकतवर होंगे। इसी प्रकार किसान रेल के माध्यम से सब्जियां, फल, दूध, मछली और ऐसे अनेक व्यवसायों से जुड़े छोटे किसानों को अब बड़े बाजारों से जोड़ रहा है। जो नए कृषि सुधार किए गए हैं, इनका लाभ भी छोटे और सीमांत किसानों को सबसे अधिक होगा। उत्तर प्रदेश में इन नए कानूनों के बनने के बाद जगह जगह से किसानों के बेहतर अनुभव सामने आने में भी लगे हैं। इन कृषि कानूनों को लेकर भांति भांति का प्रचार करने की कोशिश की गई। ये पूरे देश ने देखा है कि जिन्होंने देश के कृषि बाजार में विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए कानून बनाया, वो आज देसी कंपनियों के नाम पर किसानों को डरा रहे हैं। साथियों, राजनीति के लिए झूठ और अपप्रचार की ये पोल अब स्वयं किसान खोल रहे हैं। नए कानूनों के लागू होने के बावजूद यूपी में इस बार पिछले साल की तुलना में 2 गुने किसानों का धान खरीदा गया। इस बार करीब 65 लाख। देश की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताजी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।